चलाते हैं, कवि सम्मेलन भी भव्य कराते हैं और कविताओं का रंग भी देखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर गजराज कोविंद जी का सम्मान करें। बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं और जो कवि सम्मेलन है वो बिल्कुल अपनी अपेक्षाओं पे खरा जा रहा है। ये डॉक्टरों के गंजों के पीछे पड़े हैं और मैंने देखा मेरे में दोनों खूबी है, तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं पहले गंजा होने के नाते अपना फर्ज अदा करता हूँ। किसी ने कहा कि बाल तो परिस्थितियों में उड़ते हैं, एक जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। क्या कहने हैं बाबा, बाबा डॉक्टर साहब आप पे तो सारे मोहल्ले में ही हाथ तो खिचड़ी जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप लगता है अभी तक अपनी माँ की छत्र छाया में जी रहे हैं। और एक बात और है, जिनके सर पर पूरे बाल हैं वो कृपया अपने मोहल्ले में गंजों को गिन लेना, उनके आसपास कितने गंजे रहते हैं। तो खिचड़ी जी मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ कि डॉक्टर कोई कवि मिले तो और बात है, हास्य कविता डॉक्टर करे तो और बात है, संचालक खिचड़ी जैसा सर मिले तो और बात है, अब कोई इनके घर कोई और मिले तो और बात है, अब कोई इनके घर और मिले तो कोई और बात है। मैं बिल्कुल सीधा कविता पर आता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा माहौल मुझे दे के गए हैं मेरे साथी डॉक्टर दराल, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मंच का मैं ध्यान चाहता हूँ सबसे सदा के लिए। और आज के दिन जो है हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पनप गया है, उनके लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार विभाग है मुझे कोई दिखाई दिया नहीं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा फर्ज है श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एक क्षणिका से शुरू करता हूँ कि एक बच्चा मचाता हुआ हवा जेब में डाले पौवा भागा जा रहा था, सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था। पुलिस वाले कहा अबे इधर आ, बच्चे इधर आ, ये पौवा निकाल इसे मेरी जेब में डाल। बच्चे इधर आ, ये पौवा निकाल इसे मेरी जेब में डाल। बच्चे ने कहा साहब ये छीना जब्ती का काम बड़े पाप का है, पौवा मेरा नहीं मेरे बाप का है। बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वाला पौवा चढ़ाता रहा, बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस वाला पौवा चढ़ाता रहा। बच्चे ने कहा हाथ जोड़कर साहब पीकर शीशी मत फोड़ देना, इसमें चाहे 2 बूंद छोड़ देना। मुझे अभी अभी डॉक्टर दीपक के अस्पताल में जाना है, ये मेरे बाप के मूत्र का निशान नमूना है, मुझे चेक करा कर लाना है, मुझे चेक करा कर लाना है। मैं पीछे वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कवि सम्मेलन में गया था, वहां आपने देखा होगा वेस्ट गर्ल्स स्कूल में गए होगे तो आप वहां बीच में गांधी जी का बुत लगा है। बुत में गांधी जी के हाथ में एक लाठी दे रखी है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बुत है वहां पर। तो जैसे ही मैं और खिचड़ी जी वहां से निकलने लगे तो इन्होंने कहा रे कवि इधर आ। हम मुड़े, बड़ी विचित्र बात थी कि बुत से आवाज आई। मैंने कहा जी गांधी जी क्या बात है? बोला भाई ये बता ये देश लक्ष्मीबाई ने आजाद करवाया मैंने आजाद करवाया? मैंने कहा जी उनका बहुत बड़ा योगदान था और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बोला भाई फिर ऐसी जाति क्यों कर रखी है? मैंने कहा गांधी जी क्या हुआ? कि भी मेरे हाथ में लाठी है उसके पास घोड़ा है। मैंने कहा जी बहुत सही बात है। हम आगे बढ़े, फिर मुझसे आवाज ये बोले कभी इधर आ। हम फिर गए, हाथ जोड़ के फिर बोले गांधी जी क्या बात है? बोले भाई ये बताइए देश महाराणा प्रताप ने आजाद करवाया मैंने आजाद करवाया? मैं कहा जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान था और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बोला भाई फिर जाति क्यों कर रखी है? उनको घोड़ा और मेरे को लाठी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने और खिचड़ी ने सलाह की कि चलो नेताजी के पास जाते हैं। हमने नेताजी को बताई कि मुझसे आवाज आने लग रही है, तो नेताजी भी चौंके, बोले कि मैं चलता हूँ बुद्ध के पास। तो जैसे मैं खिचड़ी जी और नेताजी बुद्ध के पास जाने लगे तो मुझसे फिर आवाज आई, बोले रे कवि इधर आ। मैं कहा जी अब क्या हो गया? बोले तू तो वो कवि नहीं तू तो पागल भी है। मैं कहा जी क्या हुआ? बोले मैंने तेरे को घोड़े की बात की थी, तू गधे को भी पकड़ के ला रहा है। स्थितियां बनती हैं दोस्तों। और अब ये डॉक्टरों के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं, अगर बच्चा सही हो जाए तो ये बात है, बच्चा जिंदी हो जाए तो ये बात है। कवि भी बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें कई प्रकार के कवि होते हैं। वीर रस के कवि होते हैं, एक श्रृंगार रस के कवि होते हैं, एक हास्य रस के कवि होते हैं। जो ये इनके वीर रस के कवि होते हैं इनकी कुछ विशेषता ये होती है कि 30-40 किलो से वजन इनका ज्यादा नहीं होता, लेकिन किसी भी बात को कहने का तरीका इनको एक बड़ा विचित्र तरीका होता है। अगर वो पानी भी पीते होंगे तो बोलेंगे मैं पानी पी रहा था, मतलब अगर गिलास का शीशे का गिलास हो तो हाथ में ही टूट जाए। ये कविता सुनाते हैं कि शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला, बीच में श्रोता बोला रे कवि तू कविता सुनावे है, तू शहीद का भी मुंह खुलवावे है। वीर
शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला, मैं मुंह अपने आप बंद कराऊंगा, तू बीच में क्यों बोला। तो इस तरीके के कवि दोस्त होते हैं। डॉक्टर फिर भी ठीक ठाक रहते हैं। जो वीर रस के कवि होते हैं इनकी भी अपनी खूबी होती है। पूरी रात किताब लेके बल्ब में लाइट के नीचे बैठे रहेंगे, कविताएं लिखते रहेंगे, जूठों पे किताबें लिख देंगे। और सुबह जब घरवाली ब्रेकफास्ट दे दे और परोठे में एक बाल भी आ जाए तो परोठे को ऐसा फेंके मारते हैं जैसे कारगिल में से बंदूक फेंक रहे हैं। ये दोस्तों इनकी अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं। मैं कोई विचारों की कुछ पंक्तियां देता हूं। दोस्तों आजकल हम कितना बदल गए हैं। सीधा मैं कविता पे आता हूं कि संस्कारी देश में नए विचार आ गए, संस्कारी देश में नए विचार आ गए। पाश्चात्य की दौड़ में हम रीति रिवाज भुला गए और 24 इंच की दीवार थी वो 4 इंच की रह गई। भाईचारा बेचकर हम 20 इंच खा गए, भाईचारा बेचकर हम 20 इंच खा गए। दोस्तों जब तक माँ हमारे को मेहनत करके पालन पोषण किया करती, घर का ऊपर की चक्की का पार्ट चलता रहता था। अब बिजली की चक्की आ गई, नीचे का पार्ट चलता है। तो तब 4 पंक्तियां मैं देता हूँ कि माँ की मेहनत की चक्की से जब घर का ऊपर का पार्ट चलता था, माँ की मेहनत की चक्की से जब घर का ऊपर का पार्ट चलता था, बहुत खुशियां हुआ करती, घर विराट चलता था। और भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, भरण पोषण करने वाला जब से नीचे का पार्ट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया, परिवार सब बिखर गए, घर 12 बाट हो गया। दोस्तों मेरे साथी डॉक्टर राजेश थे, डॉक्टर वशिष्ठ थे, डॉक्टर दीपक थे। इन्होंने मुझे विशेष तौर पर कहा था कि कुछ हरियाणा के लिए बोलना। तो क्योंकि मैं सबसे पहले तो इस संस्था से डॉक्टर वशिष्ठ को जानता हूँ, डॉक्टर दीपक के आग्रह में मुझे ना करने का मौका नहीं मिला, मैं आया हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं अपने हरियाणा की कुछ पंक्तियां इनसे शुरू करता हूँ कि अब की बार जाडा में जब डॉक्टर वशिष्ठ का वजन 1 किलो घट गया, इस बात का मेरा हमारी भाभी जी ने पट गया। बोली चल तेने किसे बढ़िया डॉक्टर द्वारा दिखाऊंगी, डॉक्टर दीपक द्वारा इलाज कराऊंगी। ये बोला एक बार तेरे बाबू ने सगाई दिखाया था, जब तो यो हाल होया, ये पता नहीं क्या होगा। पर वहां जब देखने लगी आटी आटी इनका ना दीदी का ढी यो खागड़ जैसा मानस कति बैल हो लिया और चुपचाप भाभी जी की गेल हो लिया, हो लिया। वो इन्होंने डॉक्टर दीपक के क्लिनिक पर ले गई और बाहर ऐठ गई, ये तो भीतर फेंक दी और बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर दीपक ने भी इनका पूरा करा चेकअप और फिर फेंकर लगे मेरी गप। बोले बहुत भयंकर बीमारी है या तेरे ऊपर छारी है, इस बीमारी में बीपी कदे लो कदे हाई हो है या बीमारी मौत की राई हो है। इतना कह के डॉक्टर दीपक ने डॉक्टर वशिष्ठ के मुंह में थर्मामीटर लाके छोड़ दिया, पर भाभी जी का सबर नहीं था, बाहर बेंच तोड़ दिया। ये बेंच तोड़ते ही डॉक्टर दीपक भी सख्त आगे एकदम बेहोशी की हालत में आगे। बोले रे बाहर के रोग है, डॉक्टर वशिष्ठ बोले बाहर तेरी माँ का रोग है या वह बीमारी है जो तू बताओ था, या वह बीमारी है। घर से मेरी गेल आ रही है, आज मैं तो बच जाकर डॉक्टर दीपक आज तेरी बारी है। क्या बात है, मैं तो बच जाकर डॉक्टर दीपक आज तेरी बारी है। पर भाभी ने भी हद तार दी, 4 लाख तक डॉक्टर दीपक के बेहोश हो गए, मार दी। पर जब डॉक्टर दीपक होश में आया उसके बाद मैंने कदे सापला में उस कुर्सी में बैठा नहीं पाया। डॉक्टर वशिष्ठ सारे शहर के डॉक्टर दौरा गए बारी बारी, पर किसी ने भी नहीं बताई एक बीमारी। बोले भाई डॉक्टर वशिष्ठ आप अकेले आ जाया करो, इस जुगाड़ ने मत लेकर आया करो, इस जुगाड़ ने मत लेकर आया करो। डॉक्टर दीपक वशिष्ठ बोले तेरे बड़ी बीमारी बतानी है नहीं बतानी है। बोले तेरी बीमारी बता के, धन्यवाद, बोला तेरी बीमारी बता के। मैंने कौन सा डॉक्टर दीपक की तेरी औलाद खड़ी है, डॉक्टर दीपक की तेरी औलाद खड़ी। धन्यवाद। थोड़ी सी पंक्तियां और भी सुन सकते हो, मैं आसपास रहता हूँ, गुहाना में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। हमारे सब की माताओं की संयोग बात कर तो सूटकेस का जमाना आ गया, लिपस्टिक का जमाना आ गया, जमाना बदल गया। हमारे माताओं की संदूक में अगर किसी ने गलती से खोल के देखी हो तो उसमें घाघरा धरा होता है। उसकी विशेषता के लिए मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ कि मेरी दादी का घाघरा मेरी माँ की संदूक में अब भी धरा है। दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आज तक नहीं मरा है। माँ जब मामा के जावा है यो घाघरा बहुत काम आवा है, माँ 2-4 मीटर लगता तो इस घाघरे में से पड़ ले जाओ। और इस घाघरे ने मेरी माँ की कदर बढ़ा रखी है। माँ ने सारे पड़ोसिया में 4-4-5-5 लीटर के उधार को कुएं चढ़ा रखी है। पर इनका जब सरपंच का इलेक्शन हुआ तो चाड़े पाटे, माँ ने घाघरे में से पाट मेरे झंडे बांटे। और एक मेरी बेबे और एक सूट है और मेरे बापू और एक कमरी है। मैं तुम नौर के
बताऊं, ये हमारे खिचड़ी साहब की ड्रेस भी उस घाघरे में से ऐसे मरी है। और घाघरे की असली महिमा तो मेरे उस दिन समझ में आई जिस दिन मेरे दादा ने मेरे को कहानी सुनाई। हमारे गांव में आ गई एक दिन बारात, मींह बरसता रहा पूरी रात। इस बात को लेके के बारात ने रोटी कहाँ खिलावा, टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। दादी ने बेरा ला गया, 5 मिनट में अरेंजमेंट हो गया, उसमें घाघरा फैला दिया, पूरा घाघरा टेंट हो गया। और दादी तो जब छाई, जब सारी बारात ने घाघरे तरह बैठ के रोटी खाई, और बारात के रोटी खाते गांव में आ गए मींह और आंधी। आप भी हैरान हो गए, सारे गांव ने गार भैंस भी घाघरे तरह बांधी। सारे गांव ने गार भैंस भी घाघरे तरह बांधी। और इनके इलेक्शन में मैं घाघरा नेताओं ने दिखाऊंगा, इनके इलेक्शन में मैं घाघरा नेताओं ने दिखाऊंगा। जो नेता अपने वायदे पूरे नहीं करेगा उसने संसद का घाघरा परा के डूंगे मरवाऊंगा, उसने घाघरा संसद का परा के डूंगे मरवाऊंगा। और तुमने घाघरे का क्या हिसाब लगा रखा है, सरकार से पूछना। घाघरे में से कसाब का नकाब बना रखा है, घाघरे में से कसाब का नकाब बना रखा है। और वो पंक्तियां जिनके लिए मैं ये लाइनें लेके आता हूँ कि घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है, घाघरा संस्कृति तो अब भी हमारे देश की आबरू को बचाती है। आजकल की नौजवान पीढ़ी को पता नहीं वो संस्कृति क्यों समझ में नहीं आती।